आरएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज और एमसीक्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम इससे आगे देखेंगे कौन से प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर जो भी प्रश्न बनते हैं उनको एक जगह पे देखना है। इसका आंसर है 51A। सबसे पहली बात, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है वो कौन से संविधान से ली गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अमेरिका और रूस दो महान शक्तियाँ थी, अमेरिका और रूस। अमेरिका से हमने FR लिया और रूस से हमने FD लिया, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आंसर है रशियन। रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या मूल संविधान बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल थी, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल नहीं थी। कब जोड़ी गई, अमेंडमेंट कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट। और ये 42nd अमेंडमेंट कब हुआ, 1976। अब इसे लागू होने की तारीख पूछी जाती है तो 3 जनवरी 1977। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये इस तारीख को जोड़ा गया तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे, कितने कर्तव्य शामिल थे, 10। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं, 11। प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, मूल अगर पूछा जाए तो 10 है और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 11 है। 11वां कर्तव्य कौन सा है, ये है शिक्षा का कर्तव्य। अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पर ये जो संविधान जोड़ा गया ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट। ये 86 अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ, 2002। अगर आपसे इसके लागू होने की तारीख पूछे तो 1 अप्रैल 2010। ये 2002 का एक्ट है और 2010 में लागू हुआ है। इसका कारण राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो RTE की डेट और 86 अमेंडमेंट की डेट दोनों सेम है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सी जगहों पर ऐसे शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, तो सबसे पहली बात है 21A, ये है शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर क्या कहा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और ये किस में है, फंडामेंटल राइट्स में। दूसरा है 45 में, 45 में भी प्रारंभिक शिक्षा को लेकर है, 0 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष तक की। और ये कहाँ दे रखा है, DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद 51A का जो 11th वाला ड्यूटीज बताई है उसमें ये बताया गया है शिक्षा के अधिकार को लेकर माता पिता और संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वो अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इसमें एज क्या है, 6 to 14। तो एक एज में डिफरेंस देखिए, यहाँ 6 to 14 और यहाँ पे 6 to 14, जबकि ये क्या है, 0 से 6 तक के बालकों की प्रारंभिक देखरेख। और ये कहाँ दे रखा है, FD। अगर आपके सामने शिक्षा के अधिकार को लेकर प्रश्न आए तो किन में शामिल नहीं है या किन में शामिल है, तो देखो ये 3 जगह शामिल है। प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि फंडामेंटल राइट में कहाँ शामिल है तो ओनली फॉर आंसर होगा 21A। ये होते हुए भी आंसर क्या होगा, 21A। फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो 51A और DPSP पूछे तो 45। इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसकी अगर आपको समिति पूछे जाए, कौन सी समिति के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेटेड जो भी प्रश्न है, चैप्टर 4A है, आर्टिकल 51A है। इस पर जो भी प्रश्न बनते वो सारे हमने देखे। इसके बाहर आपके प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। वापस देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ पे है, चैप्टर 4A में।
4 में है डीपीएसपी, डीपीएसपी के बाद में 4A जोड़ा मौलिक कर्तव्य। और ये आर्टिकल कौन सा है? 51A। हमारे इस आंसर का ये आंसर होगा डी 51A। और ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, मूल संविधान में नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। केवल ईयर भी पूछ सकते हैं आपसे कि कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। 10 थे, अभी 11 है, 11वां शिक्षा का अधिकार है और 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके लागू होने की तारीख भी पूछी जा सकती है। ये है आरटी एक्ट की तारीख हो, चाहे 86 अमेंडमेंट की तारीख हो, चाहे शिक्षा के अधिकार को लेकर कहे, तो 1 अप्रैल 2010 इसकी तारीख रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले फंडामेंटल राइट्स में शामिल था। कहाँ पे शामिल था? 31, आर्टिकल 31। इसके अलावा एक आर्टिकल और था जिसमें भी ये शामिल था, आर्टिकल 19K1K में, जहाँ से इसे हटा दिया गया। तो 2 जगहों पे ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। उसके बाद में फंडामेंटल राइट से इसको हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। इसके लिए अलग से विधि बना दी गई, तो ये एक विधिक अधिकार कहा जाता है, इसलिए इसे विधिक अधिकार कहा जाता है। और इसे कौन से आर्टिकल में ऐड किया है? आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को ऐड कर दिया। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। और ये कब हुआ? 1978 में हुआ। तो 42nd अमेंडमेंट नहीं है, ये 44th अमेंडमेंट है। यहाँ पे सबको कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ 44th अमेंडमेंट याद रखें संपत्ति के अधिकार को लेकर। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? एक फंडामेंटल राइट था जिसे हटा दिया गया है और अब इसे लीगल राइट बना दिया गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है बी, लीगल राइट। अगला प्रश्न, which writ gives the meaning we commanded in letters? habeas corpus, prohibition, quo warranto, mandamus। रिट कहाँ पे दे रखी है? यहाँ पे हम वी कमांडेड की बात पूछी गई है, लेकिन हम सबसे पहले रिट की बात करेंगे। रिट कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 32 में। और कहाँ पे है? आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 32 में रिट जारी करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की पावर है और 226 में हाई कोर्ट की पावर है। कितने प्रकार की रिट है? 5 तरह की रिट है। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रोहिबिशन प्रतिषेध, तीसरा सेटररी उत्प्रेषण, चौथा मैंडामस परमादेश, पांचवा क्यू वारंटो अधिकार पश्चात। बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका अर्थ होता है बंदी को सशरीर हाजिर करो, बंदी को सशरीर हाजिर करो। तो जब किसी बंदी को बांध के रख दिया जाता है या फिर उसे बिना आधार के गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है और उसमें बंदी को कोर्ट में पेश किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कही जाती है। दूसरी जो रिट है प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। कोई भी कार्य को मना करने के लिए, आप ये कार्य लोक सेवक या फिर कोई भी न्यायालय इस तरह से अगर कोई काम करता है जो उसको अधिकारिता नहीं है फिर भी वो कर रहा है, तो ऊपर का कोर्ट उसे मना कर देगा, आप ये कार्य नहीं कर सकते। उत्प्रेषण यानी ऊपर मंगाना, नीचे की कार्रवाई को ऊपर का कोर्ट ऊपर मंगा सकता है, ये हुआ उत्प्रेषण।
परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांडेड, हम आदेश देते हैं। तो कोर्ट किसी कार्य को करने का आदेश देता है तो हम आदेश देते हैं, ये होती है परमादेश रिट। और लास्ट है अधिकार पश्चात। कोई लोक अधिकारी जिसे कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है तो उससे ये पूछा जाता है कि आपने पर्टिकुलर वो कार्य किया है वो किस अधिकार से किया है, तो ये रिट जारी होती है अधिकार पश्चात की रिट। इसके अकॉर्डिंग वी कमांडेड जो है वो मैंडामस से रिलेटेड है। मैंडामस यानी परमादेश, और इसे हम कहेंगे हम आदेश देते हैं। और वैसे परमादेश को भी अगर डिफाइन करो तो परम आदेश, ये भी एक आदेश होता है जो ऊपर के कोर्ट द्वारा दिया जाता है। इस तरह से हमने रिट को देखा। रिट का कौन सा आर्टिकल है, 32 और 226, इसमें दोनों में रिट जारी की जाती है। 32 में सुप्रीम कोर्ट करता है, 226 में हाई कोर्ट करता है, और 5 तरह की रिट होती है। अगला प्रश्न हमारा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। जो डीपीएसपी है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है? सबसे पहली बात तो है डीपीएसपी कौन से पार्ट में है? 4th पार्ट में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ओके, ये कौन से संविधान से ली गई है? ये यूएस है या फिर आयरिश है या फिर फ्रेंच है या फिर कैनेडियन है? ये है आयरिश, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब यहाँ पर आयरलैंड आ गया। यूएस से क्या था, हमने पिछले वीडियो में देखा। 5 चीजें याद करनी है, एफआर फंडामेंटल राइट्स, जेआर जुडिशियल रिव्यू, एससी सुप्रीम कोर्ट, वीपी वाइस प्रेसिडेंट, पीआईएल और आईएमपी यानी इम्पीचमेंट। ये हुआ यूएस को लेकर। फिर मैंने आपको यहाँ पे रूस को लेकर भी बता दिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा आयरिश से हो गया डीपीएसपी, फ्रांस से हो गया, मैंने आपके फ्रांस से फाग महोत्सव बताया था, फा से फ्रांस, ग से गणतंत्र, तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया। और कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था। तो डीपीएसपी 4th वाले पार्ट में है, 36 से लेकर 51 में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये शासन के मूलभूत होते हैं, शासन के मूलभूत होते हैं, ये राज्य का कर्तव्य होते हैं, ये लोक कल्याण के लिए होते हैं, और इसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जुड़ा होता है। इन सब अवधारणाओं को पूरा करने के लिए डीपीएसपी जोड़े गए ताकि समाज के कल्याण के लिए, बेनिफिशियल के लिए कुछ नीतियां बनाई जाए, योजना बनाई जाए, कानून बनाया जाए, ताकि लोगों को बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। तो ये हमने डीपीएसपी के बारे में देखा। अगला प्रश्न है हमारा, The word socialist was added to the preamble of the Constitution of India by which amendment? 44th, 27th, 21st, 42nd। यहाँ पर प्रियम्बल की बात की गई है। प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो कौन सा अमेंडमेंट, वो कल भी हमने देखा था। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd, एक ही अमेंडमेंट हुआ है, और ये 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ। इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन से शब्द है? हिंदी के अकॉर्डिंग आपको 3 शब्द याद रखने हैं, कंटिन्यूअस, SPA, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
आपसे एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको पहले पंथ निरपेक्ष दे देंगे, फिर समाजवाद दे देंगे, फिर अखंडता दे देंगे, इस तरह से आपको क्रम बिगाड़ के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुआ, 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 3 शब्द कौन से हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42nd जो अमेंडमेंट है उसको लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। 42nd अमेंडमेंट सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसके साथ ही हम आगे के और प्रश्नों को देखें। अभी तक में हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इन्हीं प्रश्नों के साथ में एक एक प्रश्न के साथ में आपके 5-6 आंसर और क्लियर होते जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ अगर आप 5 प्रश्न भी कर रहे हैं तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके और ज़्यादा सही होने की संभावना बन रही है।